चलो आज क्लास 10th का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानकारी लेंगे। तो वृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक उसके चारों तरफ घेरे को वृत्त कहते हैं। जैसे यह एक निश्चित बिंदु हो गया और एक निश्चित दूरी के चारों तरफ घेरे यानी वक्र खींची गई रेखा से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। और केंद्र से परिधि, और इसे घेरा को क्या बोला जाता है? परिधि। इस घेरे को क्या बोलेंगे? परिधि। और केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है और उसे r से सूचित किया जाता है। और ये जितने केंद्र से खींची जाती है परिधि तक के लाइन को या रेखा खंड को, इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये सभी क्या है? त्रिज्या है। और सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होते हैं। जिस तरह से हम एक साइकिल को ले, साइकिल के पहिया को ले, तो वह साइकिल का पहिया एक वृत्त है और उस पहिए में एक ध्रुव होता है, धुरा, जिसे साइकिल बनाने वाले जानते होंगे। धुरा जो बीच में होता है, जिस तरह से यहाँ पे केंद्र कहते हैं इसे, उसी प्रकार उसमें धुरा होता है। और धुरा से साइकिल के रिंग तक तार जुड़े होते हैं। वह सभी तार आपस में बराबर होते हैं कि बराबर नहीं होते हैं? तो वह आपस में सभी तार बराबर होते हैं। उसी प्रकार यह वृत्त एक पहिया हो गया और यह धुरा हो गया, जिसे वृत्त के लिए हम इसे केंद्र कहेंगे, और ये तार हो गया जिसे हम वृत्त के लिए त्रिज्या कहेंगे। इसलिए वृत्त में जितने कोई भी वृत्त हो और इसमें जितने हम त्रिज्या खींचेंगे वह सब त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगे। कोई दिक्कत? अब उसके बाद हम व्यास के बारे में जानेंगे। तो व्यास किसे कहते हैं? तो व्यास उसे कहा जाता है जब हम वृत्त पर किसी दो बिंदु को मिलाते हैं और वह रेखा केंद्र से होकर गुजरती है। जिस तरह से मान लो कि एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे, और ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे और ये केंद्र से होकर गुजरेगा, तो इसे कहते हैं व्यास। और केंद्र इसको कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? केंद्र। और इसे पूरी लाइन को क्या कहते हैं? व्यास। और केंद्र से परिधि तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। बात समझ में? इतने सब। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का परिधि कैसे निकालेंगे। तो इसमें कुछ हम लोग फार्मूला जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है। और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में और भी शब्द हैं, जिस प्रकार से त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, चाप, ये सब के फार्मूला जानेंगे। तब जाकर हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा। तो वृत्त से संबंधित कुछ पद, वृत्त से संबंधित पद। तो जैसे मान लो कि एक जीवा होता है, एक व्यास होता है, त्रिज्या होता है, केंद्र होता है, त्रिज्यखंड होता है, वृत्तखंड होता है, चाप होता है। इतने शब्द हैं, और भी शब्द होंगे। मतलब जीवा, व्यास, त्रिज्या, केंद्र, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, चाप, इतने शब्द को हम जानेंगे कि इसे क्या कहते हैं। तो व्यास के बारे में हम लोग जान गए कि वृत्त के
केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है उसे हम व्यास कहते हैं। त्रिज्या भी जान गए कि केंद्र से परिधि तक के लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र जान गए कि वृत्त बनाने के समय एक निश्चित बिंदु को लेकर बनाते हैं तो वह निश्चित बिंदु ही केंद्र कहलाता है। अब जीवा के बारे में जानेंगे। जीवा किसे कहते हैं? किसी वृत्त पर दो बिंदुओं को, किसी वृत्त पर बोला जा रहा है तो वृत्त पर मतलब ये और ये दो बिंदु, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही जीवा कहते हैं। किसी वृत्त पर दो बिंदु हो और उस दोनों बिंदु को जब मिलाते हैं, जो रेखा मिलाने का काम करता है उस रेखा को जीवा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। और सबसे बड़ी जीवा, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। तो ये नोट में हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? तो व्यास कहा जाता है। और एक और बात हम बता सकते हैं कि जब केंद्र से जितने दूर जाते हैं, केंद्र से जितने दूर जाएंगे तो वह जीवा की लंबाई छोटी होगी, और केंद्र की तरफ आएंगे तो जीवा की लंबाई बड़ी होगी। और सबसे बड़ी कब हो जाएगी? जब केंद्र पर आ जाएगा। तो इसलिए ये सबसे छोटा जीवा, इससे ठीक बड़ जीवा, इससे ठीक बड़ जीवा, इससे भी ठीक बड़ जीवा है, और इससे ठीक बड़ जीवा ये है, और सबसे बड़ जीवा ये होगा क्योंकि ये केंद्र से होकर गुजरा है। और इसके बाहर वाला सबसे छोट ये, इससे ये छोट, इससे ये छोट, इससे ये छोट, क्योंकि ये परिधि की तरफ माने केंद्र से दूर की ओर जा रहा है। केंद्र से दूर की ओर जा रहा है तो जीवा की लंबाई छोट होगी, और केंद्र की ओर आएगा तो जीवा की लंबाई बड़ी होगी। इसलिए हम लोग जीवा भी समझ गए। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? किसी वृत्त में दो त्रिज्याएं, ये O केंद्र हो गया, O ये त्रिज्या हो गया, एक त्रिज्या हो गया, और एक O भी त्रिज्या हो गया, दो त्रिज्या हो गया। किसी वृत्त में दो त्रिज्याएं, उसके संगत चाप, एक चाप है जो कि चाप के बारे में पहले हमको जानना चाहिए। ये चाप है, इसको क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। वक्र वृत्त के एक छोटे भाग को चाप बोला जाता है। तो ये चाप है। दो त्रिज्याएं और उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को, इतना क्षेत्र है, ये सब घिरा क्षेत्र है, इतना क्षेत्र जो छायांकित हम कर दिए इसी को कहते हैं घिरा क्षेत्र। दो त्रिज्या और उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोला जाता है। इस आकृति को हम लोग त्रिज्यखंड बोलेंगे। और ये जो है केंद्रीय कोण कहलाता है। दो त्रिज्याओं के बीच में, दो त्रिज्याएं जिस बिंदु पर मिलता है उस पर एक कोण का निर्माण होता है, उसे केंद्रीय कोण कहते हैं, जिसे हम थीटा से सूचित करते हैं, इसे त्रिज्यखंड कहेंगे। और जो शेष भाग बच गया इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। और छायांकित भाग को हम लोग लघु त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? अगला भाग है वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहेंगे? यह एक केंद्र हो गया और दो त्रिज्याएं होती हैं, और इससे इसके एक संगत चाप होते हैं, और इससे जो बनता है घिरा भाग को हम लोग त्रिज्यखंड बोले हैं।
अब उसके बाद हमें वृत्तखंड के बारे में बताना है। तो वृत्तखंड किसे कहेंगे? तो वृत्तखंड हमारा जो होगा, वृत्त पर किसी दो बिंदु को मिलाते हैं तो यह जीवा होता है, और साथ में उनके संगत चाप को मिला देते हैं, और उससे जो घिरा भाग होता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसे वृत्तखंड भी बोलेंगे, इसे लघु वृत्तखंड बोलेंगे। और जो शेष भाग बच गया, ये जो शेष भाग बच गया, इसे हम दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, इसे दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। कोई दिक्कत? और चाप के बारे में समझ में, ये चाप होता है जिसे हम लोग सूचित करते हैं इस तरह से, चाप को हम लोग सूचित करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फार्मूला की तरफ, सूत्र की तरफ पहुंचेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कितने फार्मूला है जिससे मेरा प्रश्नवाली बनाने में सहयोग हो। पहला फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब कोई आकृति को ढक दे, जितना ढकेंगे उतना ही क्षेत्र जानेंगे। जिस आकृति को हम ढकने का कार्य करें उसे क्षेत्रफल कहते हैं। तो उसी प्रकार एक अगर वृत्ताकार आकृति है, इसे पूरी तरह से कोई चीज से अगर ढक दे रहे हैं, कोई वस्तु से ढक दे रहे हैं, तो इसे कहेंगे कि क्षेत्रफल निकालिए, कितना आकृति का, तो इतना ही आकृति का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है और पाई क्या है? तो पाई एक जो होता है वृत्त के परिधि, पाई जो होता है वृत्त का परिधि का अनुपात व्यास, वृत्त का परिधि अनुपात व्यास। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी कि वृत्त के परिधि में व्यास से भाग दे देंगे तो पाई का निर्माण होता है। इसलिए पाई बराबर 22/7 लिया जाएगा सवाल को बनाने के लिए, जो कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। यह 22/7 और पाई का मान एकदम सन्निकट है, एकदम निकटवर्ती है, एकदम नजदीक है। इसलिए पाई का वैल्यू 22/7 ले लिया गया है, जो कि प्रश्न को हल करने में सुविधा होती है, क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है, और दोनों के बीच बराबर का संबंध है तो बराबर हो नहीं सकता है, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या है, तो बीच में बराबर कैसे लग सकता है। इसलिए पाई का मान 22/7 के लगभग होता है, इसलिए पाई का मान हम लोग 22/7 लेते हैं सवाल को हल करने के लिए। और आर को हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और 22/7 न लेकर 3.14 भी लेते हैं पाई का मान। अगला, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होगा? तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। परिधि का मतलब क्या होगा? कोई भी आकृति का हो, उसे घेरने का कार्य को ही परिधि कहते हैं। अगर वृत्ताकार मेरा खेत है, उसे घेरना हो तो चारों तरफ से उसे हम लोग घेरते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। त्रिभुजाकार अगर खेत है, उसे घेरना हो तो चारों तरफ से हम उसे घेरेंगे, तो उसे हम लोग परिधि कहेंगे। परिमाप कहते हैं, ये घेर दिए परिमाप हो गया, इसे घेर दिए परिमाप या परिधि हो गया। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr। ये किस आकृति का बना? ये वृत्त आकृति का बना। अब आगे हम लोग करेंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है।
वृत्त का क्षेत्रफल का आधा होता है। हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा होता है। हो गया, तो वो अर्धवृत्त कैसा होता है? ये होता है अर्धवृत्त। जब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल का मतलब ये ढकना है, जितना हमारा आकृति है उसे ढकेंगे, तो इसमें और कुछ कार्य नहीं हो रहा है, इतना हम ढक दिए अर्धवृत्त को, तो ये ढक दिए, तो यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का आधा भाग, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा भाग ये हमारा केंद्र हो गया, ये हम पूरा ढक दिए आधा वृत्त को, तो इससे हम कहेंगे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। वृत्त के क्षेत्रफल का आधा वह किसका होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? तो अर्धवृत्त का परिधि होता है, कैसे निकालेंगे ये जाने, पहले ये पूरा हम घेर दिए तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? 2πr। हमें अर्धवृत्त का परिधि निकालना है, तो मान लो कि हम यहां से मिटा दिए और यहां से मिटा दिए, तो ये हमारा क्या बन गया? आधा वृत्त बन गया, ये आधा वृत्त बन गया। तो इसका परिधि, ये जो हम घेरा लिखते हैं, इसका हो जाएगा πr। इसका, तो इसे हम चाप भी बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? चाप भी बोलेंगे। तो ये हमारा क्या अर्धवृत्त का परिधि हो गया? नहीं, क्योंकि अगर घेरने की बात होती है, परिधि का मतलब घेरना, तो क्या ये घेरा हो गया पूरा? नहीं, कोई भी अगर जानवर हो, कोई भी जीवित पदार्थ हो, वो इसमें प्रवेश कर जाएगा, इसलिए घेरा नहीं हुआ। यहां पे एक केंद्र है और इसे मिलाएंगे तो ये त्रिज्या कहलाएगा, तो इसमें और एक त्रिज्या जुट जाएगा। फिर यहां खुला रह गया, इसे फिर घेर देंगे तो एक और त्रिज्या हो जाएगा, और ये हो गया हमारा अर्धवृत्त का परिधि। ये पूरा हमारा क्या हो गया? अर्धवृत्त का परिधि। तो इसे सूत्र तैयार करेंगे, फार्मूला तैयार करेंगे, तो πr, एक r और एक r मिलकर 2r, और दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे? r कॉमन लेंगे, तो बच जाएगा π+2। इसलिए अर्धवृत्त का परिधि हम याद करेंगे r × π+2। अगर हमें याद नहीं कर पा रहे हैं तो समझ कर बनाएंगे। तो अर्धवृत्त मतलब इस तरह से घेरा करेंगे, तो इसका घेरा करेंगे तो πr, क्योंकि पूरा वृत्त का परिधि 2πr होता है, तो आधा करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो आंसर का आया πr। तो वो अर्धवृत्त का परिमाप नहीं हुआ, अर्धवृत्त का यह चाप यहां से यहां तक की लंबाई हुआ, और परिमाप जो होता है पूरी तरह से घेरा होती है, बंद आकृति होती है, जो कि यह बंद नहीं हुआ है, और ये केंद्र है, तो इससे मिलाएंगे तो एक त्रिज्या मिलेगा, तो ये जोड़ देंगे इतना लंबाई का, और फिर ये जोड़ देंगे तो बंद हो गया मेरा ये भी लंबाई, आरे कहलाएगा, क्योंकि यह केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की लंबाई को त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ भी केंद्र है, इधर परिधि की लंबाई को त्रिज्या कहेंगे। हो गया, इस तरह से हमारा दो त्रिज्या जुट गया, तो एक r और एक r मिलकर 2r, अब प्लस πr, दोनों में से r कॉमन लेंगे तो π+2 होगा। इसलिए अर्धवृत्त का परिधि r × π+2 होगा। इसके आगे अब अगले वीडियो में आगे फॉर्मूला हम लोग देखेंगे।